लाइजोजोम्स के बारे में लोग पढ़ेंगे। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। ये क्या है? लाइजोजोम मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन से बाउंड किया जाता है, एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। और ये बनता कैसे है? प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन दी गोल्गी एपरेटस। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ा था कि गोल्गी एपरेटस का जो मेन फंक्शन होता है वो पैकेजिंग होता है। और वो पैकेज कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स। जिस मटेरियल को पैकिंग करना है वो उसके सिस फेज से घुसता है, फिर प्रोसेस होते हुए वो ट्रांस फेज से जब निकलता है तो वो पैक हो जाता है, पैकिंग किया हुआ रहता है, पैकिंग कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। तो लाइजोजोम भी है कि ये भी कैसे है? गोल्गी बॉडीज़ के द्वारा ही बनता है। लाइजोजोम भी कैसे बनता है? गोल्गी बॉडीज़ के द्वारा ही बनता है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्योंकि कोई भी वेसिकल्स होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो लाइजोजोम्स भी क्या? एक वेसिकल्स है, एक वेसिकल्स है। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर वही है, वेसिकल्स है। बनता कैसे है? प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के पैकेजिंग के द्वारा ये लाइजोजोम बनता है। ठीक है। Isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes, hydrolysis, lipase, protease, carbohydrates, optimally active at the acidic pH। अब बोलता है आइसोलेटेड। देखते हैं हम लोग कई सारा लाइजोजोम वेसिकल्स जो है वो आइसोलेटेड पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में। आइसोप्लेटेड मतलब एक एक करके दो चार इधर पड़ा हुआ है, दो चार उधर पड़ा हुआ है। तो जो आइसोलेटेड लाइजोजोमल वेसिकल्स जो कि साइटोप्लाज्म में होता है ये बहुत रिच होता है। किस में रिच होता है? सभी टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में। ठीक है। जिसको कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको कि हम लोग हाइड्रोलेसिस कहते हैं। हाइड्रोलेसिस का ये पार्ट है लिपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। देखो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। पहले तो हम लोग फिगर देख लेते हैं लाइजोजोम का। ठीक है। ये अपना एक सेल है, ये अपना रहा लाइजोजोम, ये अपना लाइजोजोम हुआ। इसको जब बड़ा करके देखते हैं तो क्या होता है? ये अपना जो है ये अपना लाइजोजोम है, ये सब अपना लाइजोजोम है। ठीक है। जब इसको बड़ा करके देखते हैं तो इसमें एक सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होता है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हम लोग क्या देखते हैं, पढ़ते हैं। फिर से इस लाइन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग आइसोलेटेड लाइजोजोमल वेसिकल्स को देख लिए। आइसोलेटेड जो कि साइटोप्लाज्म में इधर उधर पड़ा हुआ, वो रिच होता है। किस चीज़ में रिच होता है? सभी टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में, सभी टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में रिच होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को ही हम लोग हाइड्रोलेसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को हम लोग हाइड्रोलेसिस कहते हैं। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोलेस एंजाइम्स वैसा एंजाइम होता है जो कि कॉमनली फंक्शन एज द बायोकेमिकल कैटालिस्ट। ये किसकी तरह काम करता है? बायोकेमिकल कैटालिस्ट की तरह काम करता है, जो कि वाटर को यूज करता है टू ब्रेक ए केमिकल बॉन्ड। किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये वाटर का यूज करता है। दिस टिपिकली रिजल्ट्स इन डिवाइडिंग ए लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये काम कैसे करता है? ये जो बड़ा बड़ा बायो मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम्स। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स से ये रिच होता है।
जो अपना लाइजोसोम होता है वो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से रिच होता है, जिसको कि हाइड्रोलेस कहते हैं। और ये एंजाइम्स काम कैसे करता है, वाटर का यूज करता है टू ब्रेक दी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये वाटर का यूज करता है। और ये काम कैसे करता है, बड़ा बड़ा जो बायोमॉलिक्यूल्स है जिसको उसको छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये तोड़ता है। अब ये जो लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेज है, ये हाइड्रोलेस का एग्जाम्पल है। ये हाइड्रोलेस का एग्जाम्पल है। लाइपेज जैसे नाम से ही पता चलता है ये लिपिड को तोड़ता होगा, प्रोटीएज जो ये प्रोटीन को तोड़ता होगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और कार्बोहाइड्रेट जो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो एक्टिव कब होता है, एट दी एसिडिक पीएच। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कब एक्टिव होता है, एट दी एसिडिक पीएच। हम लोग जानते हैं पीएच का जो स्केल होता है वो 1 से 14 तक का होता है, ठीक है, जिसमें किसी का पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से अगर नीचे है यानी 1 से लेके 7 तक को जो पीएच का जो स्केल है वो एसिडिक पीएच होता है, वो एसिडिक है। और 7 से 14 जो है वो बेसिक होता है, और 7 न्यूट्रल होता है। तो ये जो हाइड्रोलेसेस है या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ये एक्टिव कब होता है, एसिडिक पीएच पे, यानी 1 से 7 में ये एक्टिव होता है। These enzymes are capable of digesting कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लिपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, और न्यूक्लिक एसिड को भी ये डाइजेस्ट करता है। तो ये अपना लाइजोसोम क्लियर हो गया। तो अब हम लोग एक बार समरी टाइप का इसका देख लेते हैं कि लाइजोसोम क्या होता है। ये एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये असल में वेसिकल्स होता है। और वेसिकल्स हम लोग जानते हैं कि वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और वेसिकल्स बनता कैसे है, बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग के थ्रू वेसिकल्स बनता है। और पैकेजिंग किसका काम है, गोल्गी एपरेटस का काम है। अब हम लोग क्या है, लाइजोसोमल वेसिकल्स जो आइसोलेटेड साइटोप्लाज्म में इधर उधर पड़ा रहता है, जिसको कि हम लोग फिगर में देखें, वो सभी जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में वह बहुत रिच होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वैसा एंजाइम्स होता है जो वाटर को यूज करता है बॉन्ड को तोड़ने में। ये क्या करता है, बड़ा बड़ा जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। अब हाइड्रोलाइज का जो एंजाइम है इसका एग्जाम्पल है लाइपेज, जो लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये सभी जो एंजाइम्स ये एक्टिव कब होता है, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है। बस लाइजोसोम्स में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वैक्यूल इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स भी क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक स्पेस होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं वैक्यूल्स कैसा दिखता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं वैक्यूल्स। ये रहा वैक्यूल्स, ये अपना क्या है, ये अपना वैक्यूल्स है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो यही अपना वैक्यूल्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए वैक्यूल्स क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है, एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इसमें पानी होता है, सैप होता है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है, और इसके अलावा वैसा मटेरियल जो सेल के लिए कोई भी काम का नहीं है, सेल के लिए वो यूजफुल नहीं है, वैसा सब मटेरियल जो है वो वैक्यूल्स में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक टर्म है सैप क्या होता है, तो वो हम लोग सैप यहाँ पे देख लेते हैं। सैप इज़ द लिक्विड इनसाइड द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो बड़ा सा एक सेंट्रल वैक्यूल होता है उसके अंदर जो एक लिक्विड होता है उसी को हम लोग सेल सैप कहते हैं।
ये काम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, खासकर नॉन ओडी प्लांट में ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और इसका प्लांट सेल ऑस्मोसिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सेल शेप हम लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ तक इस लाइन तक कोई इशू नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो है वो बाउंडेड बाय एक सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अपना वैक्यूल है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, जिसको कि हम लोग क्या कह दिए, टोनोप्लास्ट कह दिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में जो है वैक्यूल जो है वो ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ द सेल का 90%। अब देखो यही प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, ये मान लो प्लांट सेल है, इसमें मतलब ये ऐसे प्लांट सेल है, इसमें ये जो है ये 90% जो है एरिया को वैक्यूल कवर करता है। सेंट्रल वैक्यूल जो है 90% ऑफ द सेल में केवल ये वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल के केस में, ठीक है। काफ़ी बड़ा होता है, जैसे यही देख लो ना, ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, इसमें सब कुछ है न्यूक्लियस, लेकिन ये जो है ये वैक्यूल है, ये 90% होता है। बाकी 10% में सब कुछ है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम नहीं मतलब जो भी चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया जितना भी सेल ऑर्गेनल है वो सभी 10% में आएगा, और 90% में केवल वैक्यूल होता है। तो 90% होता है ऑफ द प्लांट सेल कौन ऑक्यूपाई करता है, तो वही बोल रहा, प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अब आता है कि जो टोनोप्लास्ट होता है, जो आउटर कवरिंग होता है वैक्यूल्स का, इसका भी कुछ फंक्शंस है। फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स। काफ़ी नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को ये फैसिलिटेट करता है। लेकिन इस केस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नॉर्मली डिफ्यूजन तो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। लेकिन इस केस में क्या है, टोनोप्लास्ट जो है ये फैसिलिटेट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि इस केस में उल्टा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वैक्यूल के अंदर पहले से ही किसी भी मटेरियल का या आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम है और इसमें वैक्यूल में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो नॉर्मल जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो में होता है। यानी नियम से क्या होना चाहिए, जो आयन है या मटेरियल है वो सेंट्रल वैक्यूल से बाहर जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है सेंट्रल वैक्यूल में ज़्यादा है। लेकिन इस केस में जो टोनोप्लास्ट है ये क्या काम करता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, कि वैक्यूल के अंदर पहले से कंसंट्रेशन ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम है, फिर भी कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन में मूवमेंट जो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसको ये फैसिलिटेट करता है। तो ये अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करता है। फिर से ये लाइन को हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। इन प्लांट्स जो टोनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। Hence,
देयर कंसेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इसलिए क्या होता है, चूँकि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो इस कारण क्या होता है, जो वैक्यूल के अंदर जो आयंस हो गया या अदर मटेरियल का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाता है और साइटोप्लाज्म का में जो कंसेंट्रेशन है वो घटते जाता है। इस कारण ही जो उसका कंसेंट्रेशन है, देयर मतलब आयंस और मटेरियल का जो कंसेंट्रेशन है वो वैक्यूल में काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द साइटोप्लाज्म, क्योंकि टोनोप्लास्ट जो है अगेंस्ट दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। अगर अलोंग दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा होता तो जो कंसेंट्रेशन है वो वैक्यूल में और साइटोप्लाज्म में बराबर रहता, लेकिन चूंकि अगेंस्ट काम कर रहा है इसलिए जो कंसेंट्रेशन है वो वैक्यूल में बढ़ता जा रहा है और साइटोप्लाज्म में घटता जा रहा है। अब आता है इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशंस एंड एक्सक्रिएशन। अमीबा में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल ही है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जिसका जो ऑस्मोरेगुलेशंस और एक्सक्रिएशन में काम देता है। तो देख लेते कैसा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में। ठीक है, ये रहा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सभी को पता है। ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क जस्ट द सेम एज द नेम सजेस्ट इन दैट इट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कैसे काम करता है, जैसा नाम है वैसा काम करता है। नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपेंड होता है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल कभी साइज में छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी एक्सपेंड कर जाता है। Functions of the contractile vacuole is to pump water out of the cell through a process called osmoregulations। ये कैसे काम करता है, ये पंप करता है, इसके अंदर से वाटर हो गया या एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया, उसको ये पंप करके उसको सेल से बाहर भेज देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशंस। ठीक है, पंप करता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन बढ़ जाता होगा वाटर का या एक्सक्रीटरी मटेरियल का, और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्या है कि उसको आउट ऑफ द सेल पंप कर देता, सेल से बाहर उसको बाहर निकाल देता है बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोरेगुलेशंस। तो यही होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसा कि नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपेंड होता है। तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशंस एंड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रीटरी मटेरियल इसमें जमा हो गया, ऑस्मोरेगुलेट करके कॉन्ट्रैक्ट करके उसको सेल से बाहर कर दिया, तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में इसका रोल होता है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। बहुत सारे सेल में जैसे कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स बनता है। फूड वैक्यूल्स कैसे बनता है, ये जब ये सेल किसी फूड पार्टिकल को इनगल्फ करता है, निगलता है, अपने अंदर समाता है, तो वो फूड वैक्यूल्स बनाता है। अब जैसे कि ये फूड क्या है, फूड पार्टिकल से ये अमीबा है, तो इसको क्या है, इसको खाना है, इसको इनगल्फ करना है, तो ये क्या करेगा, इसको अंदर ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ द फूड वैक्यूल्स। देख लेते हैं हम लोग कैसा होता है। ये खाना है, इसको अपने अंदर इनगल्फ करके ये फूड वैक्यूल्स बना दिया। फूड पार्टिकल से उसको खाना है, उसको न्यूट्रिशन के लिए तो लेना ही पड़ेगा, तो उसको कैसे लेता है, फूड वैक्यूल के फॉर्म में उसको अंदर निगल लेता है, अपने सेल में समा लेता है। अब इसको डाइजेस्ट करके एनर्जी ले लेगा, डाइजेस्ट करके एनर्जी ले लेगा, तो ऐसे ही ये फूड वैक्यूल हो गया और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। सब कहीं ना कहीं सब वैक्यूल का ही पार्ट है, सबका मतलब फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया। कॉन्ट्रैक्टाइल का हो गया एक्सक्रिएशन में, उसमें रेगुलेशन में, और फूड वैक्यूल्स का न्यूट्रिशंस में काम हो गया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम टाइप के में ये हेल्प कर दिया। अगला जो टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।